बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे हमें पता है कि कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण बताए गए थे, जिनमें स्वर आपको 11 बताए गए हैं। आज हम सीखेंगे कि स्वरों के प्रकार कितने हैं। स्वर, जैसे आपको पता है कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य वर्णों की बिना सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वर सीधे फेफड़े से सीधे निकलता है और ये एकदम स्वतंत्र रूप से हम इसको बोल सकते हैं। मात्रा और काल के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। आप जानते होंगे ह्रस्व स्वर, इसी का एक नाम और है, इसी को हम लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। और दूसरा है बच्चों दीर्घ स्वर, या इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। भाई स्वतंत्र रूप से ह्रस्व स्वर भी बोले जाएंगे, दीर्घ स्वर भी बोले जाएंगे, दोनों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, और ऐसे वर्णों की संख्या, ऐसे स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ऐसे स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर 7 हैं और ह्रस्व स्वर 4 हैं, कुल मिला के 7 4 11 स्वर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। रचना और उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हम स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर आ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। संधि स्वर का मतलब है, संधि का मतलब आप जानते हैं जुड़ाव, जिनमें 2 जुड़े हों। जैसे संधि स्वर को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में जैसे आप जानते ही हैं आ, ई और उ। आ देखिए, आ और आ मिलके ये बड़ा हम कहते हैं आ है। ई और ई मिलके ई हुआ, उ और उ मिलके उ हुआ, ये दीर्घ स्वर हो गए। संयुक्त स्वर जैसे ए, ओ और औ है। ए बनता है आ और ई के मिलने से, ये संयुक्त है। इसमें 2 स्वर मिले, एक आ और दूसरा ई। आ और ई मिलके ए हुआ। आ में ए जुड़ा तो ए हुआ, आ में उ मिला तो ओ हुआ, और आ में ओ जुड़ा तो औ हुआ। इसमें दीर्घ स्वर में समान स्वर ही जुड़ते हैं कि आ मिलके बड़ा, ई मिलके बड़ी और उ मिलके बड़ा हो। तो इस तरीके से बच्चे रचना और उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए कि आप स्वर कितने बताएंगे, स्वर 2 होते हैं रचना और उत्पत्ति के आधार पे, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सजाती स्वर जैसे हो गए, सेम हुए ये, और दूसरा संयुक्त स्वर हुआ कि इसमें 2 अन्य अलग अलग स्वर मिले होते हैं। आ और ई मिलके ए हुआ, आ और ए मिलके ए हुआ, आ और उ मिलके ओ हुआ, और आ और ओ मिलके औ हुआ। अगला है ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ के आधार पर बच्चे हम स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हुआ वृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर का मतलब हुआ कि ऐसे स्वर जिनको बोलने पे हमारा जो ओष्ठ है वो गोल हो जाए। जैसे देखिए, बोलिए उ, ओ, आ। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ओठ है वो गोल हो रहा है। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने पर हमारा ओष्ठ गोल हो जाता है, ऐसे स्वर को हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं।
और ऐसे स्वर जिनको बोलने पे हमारा ओष्ठ गोल ना हो उसको हम आवृत्ताकार स्वर करेंगे, यानी इसमें एक वृत्त का निर्माण होगा और इसमें वृत्त का निर्माण नहीं होगा। ऐसे स्वर देखिए अ, आ, ई, री, ए, इनको आप बोल के देखिए तो आपका जो ओष्ठ होगा वो गोल नहीं होगा। आगे आती बात कि जिह्वा के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब हुआ बच्चे कि जिह्वा को अगर हम 3 भागों में बांटें तो जिह्वा के सबसे अगले भाग से जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर ई, ए और री हैं। मध्य स्वर में केवल आ है, बोलिए आ। तो आ देखिए हम बीच से बोल रहे हैं तो आ जिह्वा के मध्य से बोला जाता है, इसलिए आ को हम मध्य स्वर कहते हैं। और अग्रस्वर इनको भी बोल के देखिए ई, ए, री, तो इनको हम अग्र स्वर कहते हैं। ये जिह्वा के सबसे अग्र भाग से बोले जाते हैं। पश्च स्वर में ये सारे स्वर आ जाते हैं जो हम जिह्वा के एकदम पीछे भाग से बोलते हैं। आ एकदम अंदर से आ, ओ और आ। इसी तरीके से बच्चे जैसे कौवा बोलता है, कौवे की कौ हम सुने हैं, तो कौवे की बोलने की स्थिति पर भी हम स्वरों को बांट सकते हैं। कौवे के बोलने की स्थिति पर हम स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो अनुनासिक स्वर और दूसरा निरनासिक स्वर। अनुनासिक का मतलब अनुनासिका देखो ये चंद्रबिंदी है, इसको हम चंद्रबिंदी कहते हैं, तो इसका प्रयोग करके जो स्वर बोले जाएं या अंग की जो मात्रा है अनुस्वार, इनका प्रयोग करके जो स्वर बोले जाते हैं उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, यानी इसमें नासिका का प्रयोग होता है। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में नासिका का प्रयोग हो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहेंगे, जैसे आ, ई, ओ, ए, ओ और आ। इस तरीके से इसमें नाक का प्रयोग होगा। और निर्नासिक का स्वर का मतलब है कि इनको हम सीधे बिना नासिका के हम इनको बोल सकते हैं, बिना नासिका का प्रयोग किए। आ, ई, ओ, री, ए, ओ, इनमें नासिका का प्रयोग नहीं हुआ। अगला देखते हैं, अगला स्वर मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर, इसमें जिह्वा के अगले भाग को हम अधिक ऊंचाई पर ले जा करके ऐसे शब्दों वर्डों का उच्चारण करते हैं, जैसे ई, ओ। इसमें जिह्वा के अगले भाग पर अधिक जोर पड़ता है, इसको समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध, अब इससे कम समय इसमें लगता है, जो समृद्ध स्वर हैं उनसे कम ऊंचाई पर जिह्वा को उठाना पड़ता है, ऐसे स्वर अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। इनको बोलिए ए, ओ। अब इससे कम समय अर्ध समृद्ध में लगता है। विवृत का मतलब हुआ खुला हुआ, इसमें मुख एकदम खुल जाता है, बोलिए आ, यानी संपूर्ण मुख खुला रहता है। विवृत स्वर, इसमें केवल आ है, आ विवृत स्वर कहलाता है। फिर है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर का मतलब आधा खुला, जैसे विवृत स्वर में मुख पूरा खुला होता है और अर्ध विवृत स्वर में मुख इससे कम खुलता है, विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है। और ऐसे जो स्वर हैं ए, आओ, आ और आ है। तो बच्चों आज हम स्वरों का अध्ययन किए। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।